अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारे पास हमने चैप्टर नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया था। ठीक है, उसमें हमने फर्स्ट ऑर्डर लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया था। अब हमारे पास नेक्स्ट जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 10 है। इसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर सॉल्व करेंगे, यानी ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर हमारे पास 1 से ज़्यादा हो। ठीक है, ऑर्डर हमारे पास क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसका जो ऑर्डर होता है उसको हम कहते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है। अब यहाँ पे हमारे पास जो चैप्टर, ये वाला चैप्टर है, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को, हायर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ हायर ऑर्डर। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन of order n independent variable y and independent variable x is of the form। ठीक है, लीनियर इक्वेशन, कोई भी लीनियर इक्वेशन होगी ऑर्डर n की तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो हमें फार्मूला लिखा हुआ है इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं a नॉट इंटू nth डेरिवेटिव प्लस a1 इंटू n माइनस वन डेरिवेटिव a n माइनस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स a n इंटू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है n है, तो मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हमारे पास n है, और इसकी पावर भी अगर आप देखें तो 1 है, इसकी पावर भी 1 है, और इसी तरह सारे जो हमारे पास यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की पावर भी 1 है और y की पावर भी 1 है। तो यानी डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर भी 1 है और डेरिवेटिव के भी पावर 1 है। तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन हमारे पास n ऑर्डर की इक्वेशन है और हमारे पास लीनियर है। हमने अगर इसको अगर हम देखें तो इसमें जो ये कांस्टेंट इन्वॉल्व है, ये हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये x के कोई फंक्शन है। ठीक है, ये x का कोई फंक्शन भी हो सकता है, रियल नंबर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में ये जो हम स्टार्ट करेंगे उसमें हम a नॉट a1 a n माइनस वन अप टू n, इन सारे कॉन्स्टेंट्स को हम क्या लेंगे, रियल नंबर्स लेंगे। ठीक है, यानी हम ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे जिसमें ये कॉन्स्टेंट्स जो हों रियल नंबर्स हों। अब ये जो इक्वेशन है हमने यहाँ पे इसको सिंपल लिख दिया है, क्योंकि अब ये हमने कहा है कि हम ऐसे इसको इक्वेशंस में a नॉट a1 और a n अप टू सॉन a n, इसको हम रियल नंबर्स लेंगे। तो अब हमें a नॉट ऑफ x लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ a नॉट लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब ये फंक्शन नहीं होगा x का, अब ये रियल नंबर्स होंगे। और y जो nth डेरिवेटिव उसको y n लिख दिया। फिर इसी तरह a1 y n माइनस वन, n माइनस वन का मतलब है n माइनस वनथ डेरिवेटिव। ठीक है, अप टू सो ऑन a n y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये हमारी लीनियर इक्वेशन बन गई है a ऑफ ऑर्डर n। अब इसको अगर आप देखें तो इसमें हम एक तो यहाँ पे इसके बाद दो नेक्स्ट टाइप्स बन जाएंगी। एक, अगर यहाँ पे राइट हैंड साइड पे एफ ऑफ एक्स जो है वो ज़ीरो हो जाए, अगर एफ ऑफ एक्स ज़ीरो हो जाए तो हम कहेंगे कि ये क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। और अगर एफ ऑफ एक्स हमारे पास कोई नॉन ज़ीरो फंक्शन ऑफ एक्स हो तो हम कहेंगे कि ये नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक, सॉरी, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स अगर ये हमारे पास सपोज के इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 जो गिवन है इसको हम कहेंगे कि ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। और इसकी जो एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन है वो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी राइट हैंड साइड में एफ ऑफ एक्स की जगह 0 पुट कर देंगे, तो हमारे पास इसकी एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन आ जाएगी। हम पहले होमोजीनियस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट देखेंगे कि हमारे पास जो है वो इक्वेशन जो नॉन होमोजीनियस है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमने इन होमोजीनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि अगर हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन इज ऑफ ऑर्डर n, ठीक है, nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके n लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस होंगे, हम उसको y1 y2 अप टू सॉन yn कहेंगे। ठीक है, यानी अगर n ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके n सॉल्यूशन ज़रूर होंगे। ठीक है, और हमें पता है कि अगर y1 y2 yn जो है वो ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, ये जो होमोजीनियस इक्वेशन है अगर ये सॉल्यूशन है तो इनका लीनियर कम्बिनेशन भी इसका सॉल्यूशन होगा इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है, लीनियर कम्बिनेशन को हम कैसे लिखते होते हैं, अगर y1 y2 अप टू सॉन yn सॉल्यूशन है तो इसका लीनियर कम्बिनेशन होगा c1 y1 c2 y2 प्लस cn yn।
ठीक है। यानी अगर y1 से लेकर ym तक ये सॉल्यूशंस हैं तो इनका ये जो सम होगा लीनियर कम्बिनेशन है वो भी इसका सॉल्यूशन होगा। और ये जो लीनियर कम्बिनेशन होगा यानी सारे सॉल्यूशंस फाइंड करके जब हम उनको इस तरह लीनियर कम्बिनेशन में लिखेंगे तो उसको हम कहते होते हैं YC, यानी इसको हम कहते होते हैं कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, इसको हम कहेंगे ये क्या है, इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। ये तो हो गया होमोजीनियस का सोल्यूशन। फिर नेक्स्ट जब हम नॉन होमोजीनियस को सॉल्व करेंगे ना तो उसका जो सोल्यूशन आएगा उसको हम पर्टिकुलर सोल्यूशन कहेंगे। लेकिन जो एक्सरसाइज पहली एक्सरसाइज है ना उसमें हम सिर्फ ये वाला फाइंड करेंगे, होमोजीनियस का सोल्यूशन फाइंड करेंगे। ठीक है, जो नॉन होमोजीनियस का सोल्यूशन होगा उसको हम पर्टिकुलर सोल्यूशन कहेंगे। और फिर जनरल सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, अगर हमने जनरल सोल्यूशन फाइंड करना होगा तो हम पर्टिकुलर सोल्यूशन और ये जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास आया है इसको हम क्या कर देंगे, प्लस करेंगे, तो हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। ये इसके तीन टाइप्स का सोल्यूशन होंगे, एक होगा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दूसरा होगा पर्टिकुलर सोल्यूशन जो नॉन होमोजीनियस का होगा। ठीक है, पर्टिकुलर सोल्यूशन भी कहते होते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल भी कहते होते हैं। और तीसरा होगा जनरल सोल्यूशन जो हमारे पास कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल का सम होता है। इसको हम लिखते होते हैं y इज इक्वल्स टू वाई सी प्लस वाई पी। ठीक है, अब हम फर्स्ट सॉल्व करेंगे होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस को। होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन हमारे पास हमने अभी पढ़ा था कि हमारे पास विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। ठीक है, यानी जो ये कोफिशिएंट्स हैं क्या हैं, कांस्टेंट्स हैं, रियल नंबर्स हैं। अब इसको हम पता है कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं a नॉट इंटू एन डेरिवेटिव प्लस a वन एन माइनस वन डेरिवेटिव a n माइनस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स a n y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, राइट हैंड साइड पे अगर 0 होगा तो होमोजीनियस इक्वेशन होगी। सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे इस इक्वेशन में जहाँ d को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग dy। ठीक है, यानी डेरिवेटिव जो है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे dy से, यानी जो dy है dy बाई डी एक्स है उसको हम लिखेंगे dy। और फिर अगर हमने जो सेकंड डेरिवेटिव लिखना है तो सेकंड डेरिवेटिव को हम लिखेंगे ये dy बाई डी एक्स स्क्वायर। अगर हमने लिखना है तो वो सिंपल हो जाएगा डी स्क्वायर वाई। ठीक है, और अगर थर्ड डेरिवेटिव हो तो वो डी क्यूब वाई, और इस तरह से हम लिखेंगे। यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन को चेंज करें तो ये हमारे पास बन जाएगी a नॉट। ठीक है, और ये nth डेरिवेटिव को मैं क्या लिखूंगी, dn ऑफ y, और प्लस इसको फिर आप लोगों ने लिख लेना है a1 और dn माइनस वन y प्लस अप टू सो ऑन, ये हमारे पास हो जाएगा an माइनस वन। ठीक है, an माइनस वन, और ये dy हमारे पास हो जाएगा, डे फर्स्ट डेरिवेटिव है तो ये सिंपल हो जाएगा dy, और प्लस ये an और y इसी तरह आ जाएंगे। an y को हम इसी तरह से लिख देंगे तो ये हो जाएगा an y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखें आप इसमें से हमारे पास क्या हो जाएगा, y हम कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि सब में कॉमन है तो हम कॉमन निकाल देंगे यहाँ से। अगर हम y को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से ये y भी ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से ये y, ये सारे क्या हो जाएंगे, यहाँ से कॉमन निकल जाएंगे। और इसको जब मैं कॉमन निकालूंगी तो हमारे पास इसको यहाँ से हमने क्या किया, y को कॉमन निकाल दिया। ठीक है, अब हमारे पास जब हमें पता है कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 होगा तो ये हमारे पास इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन है, ठीक है, ये ब्रैकेट्स के अंदर ये हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल हम ले लेंगे। और इस इक्वेशन को हम कहेंगे कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये जो ऊपर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 हमने इसको कहा हुआ है। ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ये हम इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन भी कहते होते हैं, ये इसका नीचे लिखा हुआ है। हम इसको कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन भी कहते होते हैं या फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन भी कहते होते हैं। ठीक है, यानी हमने क्या करना है कि a नॉट डी एन, डेरिवेटिव की जगह डी एन लिख देना है, प्लस अप टू सो ऑन डी वाई बाई डी एक्स की जगह डी लिख देना है। और ये जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। ठीक है, बस आप लोगों ने सिंपल ये याद रख लेना है, बाकी आप लोगों ने देख लेना है कि बुक में क्या क्या किया हुआ है। ठीक है, अब इसका हमने क्या करना है, जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनी है हमारे पास वो हमारे पास इस फॉर्म की बनी है, डी एन प्लस अप टू सो ऑन, यहाँ पे साथ में कांस्टेंट भी है। ठीक है, ए नॉट
और प्लस अप टू सो ऑन, ये हमारे पास हो जाएगा an -1 d प्लस an इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस फॉर्म की इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। इसको हम कहेंगे कि ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। अब इसके हम अगर रूट्स फाइंड करें तो ये, क्योंकि अब जैसे यहाँ पे अगर ये n पावर सबसे बड़ी स्क्वायर हो तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला बन जाएगा, अगर यहाँ पे क्यूब हो तो क्यूबिक फार्मूला बन जाएगा, तो इसके कुछ रूट्स आएंगे। ठीक है, उन रूट्स के हमें पता है कि 3 केसेस बनते हैं। एक हमारे पास फर्स्ट होता है रियल एंड डिस्टिंक्ट, दूसरा हमारे पास होता है रियल एंड रिपीटेड, और तीसरा हमारे पास होता है कि अगर रूट्स कम्प्लेक्स आ गए। ठीक है, तो फर्स्ट केस हम पहले करेंगे रियल और डिस्टिंक्ट वाला। अगर हमारे पास कह रहे हैं कि लेट m1 m2 एंड mn आर द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन हमारे पास होगी उसके अगर हम रूट्स फाइंड करें और वो हमारे पास सपोज कि m1 m2 अप टू सो ऑन mn आते हैं, तो फिर हमारे पास जो सोल्यूशन होगा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा यानी yc होगा, वो हमारे पास होगा c1 m1x प्लस c2 m2x प्लस c अप टू सो ऑन cn mn ऑफ x, यानी जो जो रूट्स आएंगे कांस्टेंट c1 c2 तो इसी तरह आ जाएंगे, और रूट्स हमारे पास कहाँ आ गए m1x e रेज़ टू पावर m2x और e रेज़ टू पावर mnx। इस तरह हम सिंपल लिख देंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, होमोजेनियस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। ये देखिए, ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास गिवन है, एग्जाम्पल हमने सॉल्व करनी है। ये हमारे पास ये डिस्टिंक्ट जो रियल रूट्स हैं इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल है। हमने फर्स्ट एग्जाम्पल जो है हमारे पास, ये देखिए हमें इक्वेशन गिवन है डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0। ये डी स्क्वायर का मतलब है सेकंड डेरिवेटिव, डी का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव, इस तरह से। ठीक है, अब इसकी अगर हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करनी है तो हमें पता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए हम ये जो y के ब्रैकेट्स के अंदर फंक्शन है इसको हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। हमने इसके रूट्स फाइंड करने हैं। अब रूट्स के लिए आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको फैक्टराइज भी कर सकते हो और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। अगर हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगी डी स्क्वायर और डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस d प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी, और इस इक्वेशन को आप जब सॉल्व करोगे तो आपके पास 2 रूट्स आ जाएंगे, d इज इक्वल्स टू -1 एंड -3। ठीक है, अब इस रूट को आप देखें कि ये रियल नंबर्स है, -1 भी रियल नंबर है, -3 भी रियल नंबर है, तो हमारे पास ये जो है रियल है और रिपीटेड नहीं है। ठीक है, रियल है और डिस्टिंक्ट है, कि हमारे पास हो जाएगा m1, ठीक है, -1, और ये -3 जो है उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, m2 है। अब हमने जब सोल्यूशन फाइंड किया था, सोल्यूशन का ये देखिए हमारे पास जो फार्मूला था वो क्या था, c1 m1x प्लस c2 m2x। तो जब हम यहाँ पे फार्मूले में पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास c1 इंटू ई रेज़ टू पावर m1x, m1 है -1 तो -1 इंटू x यानी -x आ जाएगा, और प्लस c2 इंटू ई रेज़ टू पावर m2x होगा, तो ये m2 की जगह हो जाएगा -3 यानी -3x। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। अब जितने, ठीक है, ये वाला इसका सोल्यूशन हो जाएगा। अब सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, रूट्स फाइंड करने हैं, और रूट्स फाइंड करने के बाद आपने ये m1 की जगह पहला रूट, m2 की जगह दूसरा रूट, जितने रूट्स होंगे वो पुट कर देने, तो आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट केस हमारे पास जो नेक्स्ट केस होता है वो हमारे पास होता है कि अगर रूट्स जो हैं वो क्या हो, रिपीटेड हो। रूट्स हमारे पास क्या हो, अगर रिपीटेड हो। रिपीटेड रूट्स का मतलब है कि हमारे पास आंसर जो है वो, अगर जो हम एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करेंगे उसका आंसर अगर हमारे पास रिपीट हो जाए। अगर आंसर रिपीट हो जाए, 2 बार रिपीट हो जाए, जैसे रूट्स अगर सपोज कि मेरे पास 2 रूट्स आ जाए, दो रूट्स आ जाए मेरे पास, एक हमारे पास रूट आ जाए 1 और दूसरा भी 1 आ जाए। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, जो रूट रिपीट हो रहा है उसके साथ हम लिखेंगे 2 कांस्टेंट आएंगे उसके करस्पॉन्डिंग, c1 प्लस c2x इंटू ई रेज़ टू पावर m1 ऑफ x।
ठीक है। और इसी तरह अगर हमारे पास रूट्स जो है वो 3 टाइम रिपीट हो रहा है तो फिर हमारे पास ये बन जाएगा c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर इंटू e⁻m1x। यानी अगर 3 बार रिपीट हो रहा है तो फिर हमारे पास इस तरह का सोल्यूशन होगा c1 c2x प्लस c3x स्क्वायर, 3 कॉन्स्टेंट्स होंगे। इसी तरह अगर 4 बार कोई रूट रिपीट हो जाए तो फिर c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर प्लस c4x क्यूब, यानी 4 कांस्टेंट होंगे उसमें भी, ठीक है। तो इस तरह से आप रिपीटेड के लिए सॉल्व करेंगे। ये नीचे हमारे पास एक एग्जांपल है, इसमें देखिए क्यूबिकल इक्वेशन है इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ये हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है ऑफ ऑर्डर 3। पहले हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए जो ब्रैकेट में फंक्शन है इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यानी डी क्यूब माइनस 5d स्क्वायर प्लस 7d माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसके हम रूट्स फाइंड करेंगे। आपको देखने से पता चल रहा होगा कि इसमें जब हम 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 5 प्लस 7 माइनस 3, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 0, यानी इसका एक रूट जो है वो 1 है। और एक रूट अगर हमें पता हो तो दूसरे रूट्स हम कैसे फाइंड करते होते हैं, बाय सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है। वो आप लोगों ने कर लेना है। रूट्स आप लोगों को फाइंड करना आता है, सिंथेटिक डिवीजन से फाइंड करेंगे। यहाँ पे -5 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 7 और -3, ठीक है। फिर नेक्स्ट मेथड आप लोगों ने अप्लाई कर देना है कि ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा और ये 1 1 1, फिर यहाँ पे -4 आ जाएगी वैल्यू। इसी तरह से आप लोगों ने कंटिन्यू करके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल लेनी है, ठीक है। जब आप रूट्स फाइंड करेंगे तो आपके पास डी की 3 वैल्यूज आ जाएंगी, 1 1 और 3। अब इसमें आप देखिए कि 1 जो है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो सोल्यूशन बनेगा YC बनेगा, वो क्या बनेगा, सोल्यूशन जो हमारे पास है वो उसको हम इस तरह से लिखेंगे YC इज इक्वल्स टू, अब C ये जो 1 है क्योंकि रिपीट हो रहा है तो उसके लिए हम ऐसे लिखेंगे कांस्टेंट C1 प्लस C2x, ठीक है। 2 बार रिपीट है तो C2 तक कांस्टेंट्स जाएंगे सिर्फ, ठीक है। C2x और e⁻mx होता है, ठीक है। रूट हमारे पास 1 है तो 1 इंटू x, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। और प्लस 3 क्योंकि जो हमारे पास है 3 जो है वो क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा, सिंगल है, तो इसके साथ C1 और C2 हमने कह दिया, तो यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी C3 इंटू e⁻3x, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया है सॉल्यूशन। यानी अगर रूट्स रिपीट हो रहे हैं तो फिर हम इस तरह से जो कांस्टेंट्स होंगे, जितनी बार रिपीट होगा उसी इतने ही कांस्टेंट्स उसमें एक्स्ट्रा आ जाएंगे, ठीक है। तो C1 प्लस C2x हो जाएगा और C3 जो 3 था क्योंकि वो एक ही बार आ रहा था तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग एक ही कांस्टेंट है, ठीक है। तो रिपीटेड रूट्स वाला आप लोग इस तरह से करेंगे। अब नेक्स्ट हमने करना है, जो थर्ड हमारे पास कंडीशन है वो है कम्प्लेक्स रूट्स। अगर रूट्स कम्प्लेक्स हो जाए, हमें पता है कि कम्प्लेक्स नंबर को हम लिखते होते हैं a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। अब क्योंकि हमारे पास इक्वेशन जो है वो हायर ऑर्डर है, डी स्क्वायर हमारे पास या तो इन्वॉल्व होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर तो हमने चैप्टर नंबर 9 में पढ़े थे ना, हम हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़े तो इसके कम से कम 2 रूट्स तो आएंगे, ठीक है। तो जो इक्वेशन होगी डिफरेंशियल, उसका रूट एक तो हमारे पास अगर a प्लस आयोटा b है तो a माइनस आयोटा b, यानी इसका कॉन्जुगेट भी उसका रूट ज़रूर होगा, ठीक है। हमारे पास अगर a प्लस आयोटा b और a माइनस b आयोटा इसके 2 रूट्स आ जाएं तो हम क्या करेंगे, हमारे पास सॉल्यूशन फिर हम इस फॉर्म में लिखेंगे। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन बनेगा। अगर हमारे पास रूट्स हैं, सपोज कि हमारे पास रूट जो है वो a प्लस b आयोटा है, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन बनेगा YC वो ये होगा, ठीक है। e⁻ax, a यहाँ पे क्या है, ये कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, ठीक है। e⁻ax इंटू C1 साइन bx, b इमेजिनरी पार्ट है, प्लस C2 cos bx, ये इसका सॉल्यूशन बनेगा। यानी सिंपल हमने फिर करना वही है, रूट्स फाइंड करने हैं। रूट फाइंड करने के बाद हमें a और b की वैल्यू पता चल जाएगी, उसको हमने इस फार्मूले में पुट कर देना है, ठीक है। इसमें अब कम्प्लेक्स में भी यही 2 केसेस हैं। ये तो हमने खाया ना कि रिपीट ना हो रहे हो, ठीक है। इसको हम रिपीट नहीं कंसिडर करेंगे, मतलब a और a माइनस b आयोटा ये दोनों तो हमारे पास रूट्स अगर हैं तो ये इसी तरह आ जाएंगे, ठीक है।
अब हमारे पास सपोज कि a प्लस बी आयोटा 2 बार आ रहा है, तो हमारे पास उसी तरह जैसे हमने कहा था ना कि अगर हमारे पास रूट्स रिपीट हो जाए, तो जैसे कांस्टेंट अगर 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2c1 प्लस c2x स्क्वायर c2x, ठीक है। तो c की जगह हमारे पास ये आ जाएगा अगर 2 बार रिपीट हो रहा है। फिर अगर 3 बार रिपीट हो रहा है तो ये c3 तक वैल्यू साथ में आ जाएंगी, और अगर हमारे पास जो है 4 बार रिपीट हो रहा है तो c4 तक, इस तरह से हम इसको लिखेंगे, ठीक है। अब इसकी एक एग्जांपल है नीचे, ये हमारे पास एक एग्जांपल है। क्वेश्चन हमें गिवन है डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और इसको हमने जो है वो सॉल्व करना है। कंडीशंस भी हमें गिवन है, ये हमें देखें इनिशियल कंडीशंस गिवन है। इनिशियल कंडीशंस है क्योंकि यहाँ पे 0 पे डिफाइन है और ये भी क्या डिफाइन है, 0 पे डिफाइन है, ठीक है। तो पहले तो हम इस इक्वेशन की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम इसको इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, ठीक है। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हम इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, तो डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी। रूट फाइंड करना आपको आता है, क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करेंगे तो रूट्स फाइंड हो जाएंगे, ठीक है। a हमारे पास 1 है, b हमारे पास जो है वो 4 है, और c हमारे पास 5 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपके पास d की वैल्यू आ जाएगी -2 प्लस माइनस आयोटा, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखें तो हमारे पास 2 रूट्स आए हैं, एक हमारे पास आया है प्लस आयोटा और दूसरा हमारे पास है -2 माइनस आयोटा, ठीक है। हमने क्या कहा था कि अगर हमारे पास इस तरह के 2 रूट्स आ जाए तो यहाँ से हमने पहली वैल्यू जो है वो ले लेनी है, इसको हमने a लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे 1 है तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती होती है b की। अब हम उस फार्मूले में पुट कर देंगे। फार्मूला हमारे पास था कि अगर इस तरह के रूट्स आ जाएं तो फार्मूला हमारे पास था कि सोल्यूशन होगा y इज इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर ax, a की वैल्यू है -2, वो पुट कर दी, इंटू c1 साइन bx, ठीक है, और b की वैल्यू 1 है तो वो भी पुट कर दी है, प्लस c2 cos bx, b की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास अब क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन आ जाएगा। आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल आपने रूट्स फाइंड करने हैं और आपने जो जो फार्मूलाज हमने पढ़े हैं उसमें पुट कर देना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्योंकि हमें 2 कंडीशंस भी गिवन थी, जब 2 कांस्टेंट्स फाइंड करने हैं, एक हमारे पास c1 है और एक c2 है, तो हमें 2 कंडीशंस की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। एक कंडीशन हमारे पास है y0 इज इक्वल्स टू 1 और दूसरी कंडीशन है y डैश ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0। तो पहले हम y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1 कंडीशन लगाएंगे। इसमें आपको पता है कि अगर हम इसको देखें तो हमारे पास x की वैल्यू इसमें क्या है, ये जो वैल्यू है ये x की है, x की 0 वैल्यू है, और ये जो वैल्यू इक्वल के बाद होती है ये y की वैल्यू होती है। तो हम इस फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, ठीक है। y की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, और बाकी जब हम यहाँ सारा x की जगह 0 पुट करेंगे तो e पावर 0 ये हो जाएगा हमारे पास 1 के इक्वल, और c और साइन 0 ये वो फ्री वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी, और c2 cos 0 हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास c2 की वैल्यू इस कंडीशन से आ जाएगी, c2 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट कंडीशन हमने अप्लाई करनी है। नेक्स्ट कंडीशन में हमें एक गिवन है, डेरिवेटिव गिवन है y डैश ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0, यानी हमें ये जो वैल्यू है 0 ये हमें x की वैल्यू गिवन है, और ये जो नेक्स्ट इक्वल के बाद गिवन है ये हमें किसकी वैल्यू गिवन है, y डैश की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो पहले तो हमें y डैश चाहिए, y की वैल्यू हमें पता है, y की वैल्यू ये है, इसको मैं कह देती हूँ ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। हमने y डैश की फाइंड करनी है, तो y डैश का मतलब होता है डेरिवेटिव इस वैल्यू का। क्वेश्चन नंबर 2 का मैं सिंपल डेरिवेटिव ले लूँगी, ठीक है, इसको 1 कहा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का मैं डेरिवेटिव ले लूँगी, तो डेरिवेटिव का फार्मूला आपको आता है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने के बाद अब देखें y डैश का फार्मूला आ गया, तो y डैश का सिंपल आप लोगों ने कंडीशन पुट कर देनी है। कंडीशन में देखें y डैश की वैल्यू भी 0 और x की वैल्यू भी 0 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे y डैश की जगह भी 0 पुट कर देंगे, और जो राइट हैंड साइड पे ये सारी वैल्यू इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ पे भी हम 0 पुट कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 0 इज इक्वल्स टू -2c2 प्लस c1,
ठीक है। और C2 की वैल्यू हमें यहाँ पता है, इसको मैं यहाँ पे पुट कर दूँगी। C2 की वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगी 1, और ये जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो जाएगा, ये दूसरी तरफ लेके जाएंगे प्लस हो जाएगा, और C1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। ठीक है, तो अब हमें दोनों वैल्यूज़ पता चल गई हैं, हमें C1 की वैल्यू पता चल गई और C2 की वैल्यू भी। ठीक है, उनको हम अब मैं पुट कर देती हूँ अब इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगी तो मेरे पास ये वाला सॉल्यूशन C1 और C2 की जगह पुट कर दूंगी, C1 की जगह 2 और C2 की जगह 1 पुट कर दूंगी, तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया है, ये आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अगर रिपीट हो रहे होते हैं ना, ठीक है, अगर हमारे पास सपोज़ कि ये जो -2 + एटा है ये 2 बार रिपीट हो रहा होता तो सिंपल ये कांस्टेंट C1 की जगह हमारे पास क्या आ जाता, C1 की जगह हमारे पास आ जाता C1 + C2x, और ये जो C2 है इसकी जगह फिर हम लिख देते C3 + C4x। ठीक है, इस तरह से अब जितनी बार रिपीट होता, और ये sin x इसी तरह आ जाता है यहाँ पे, और ये cos x भी इसी तरह आ जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने अब क्या करना है, ये एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लेने हैं, सारे होमोजीनियस हैं। आपने क्या करना है, आपने रूट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, पहले आप लोगों ने देखना है कि रूट्स जो हैं वो अगर हमारे पास डिस्टिंक्ट हैं तो डिस्टिंक्ट वाला फार्मूला अप्लाई कर देना है, अगर डिस्टिंक्ट और रिपीटेड हैं तो डिस्टिंक्ट और रिपीटेड वाला अप्लाई कर देना है, अगर कम्प्लेक्स हैं तो कम्प्लेक्स वाला अप्लाई कर देना है। ठीक है, रूट्स फाइंड करना आप लोगों को आता है, क्यूब तक रूट्स तो कैलकुलेटर में भी फाइंड हो जाएंगे, और फिर अगर आपने 4 फाइंड करना है, 4th का रूट फाइंड करना है, तो पहले आप क्या करेंगे, एक सोल्यूशन जो आपको देखने से पता चल जाएगा, ठीक है, उसको यूज़ करके आपने सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करके सॉल्यूशंस फाइंड कर लेने हैं। ठीक है, जैसे ये हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 13, इसमें अगर आप देखें तो अगर मैं 1 पुट करूं तो 1 इसका सोल्यूशन होगा 1 - 1 ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 ये -3 हो जाएगा, और ये 1 + 2 3 हो जाएगा, ये सारे कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे, यानी 1 इसका सोल्यूशन होगा, और बाकी फिर आप सिंथेटिक डिवीजन से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आप लोगों ने कर लेनी है।